सेक्शन 2G, सेक्शन 2G में हिंदी में इसे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो जान ले, इसको हिंदी में 2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 2G ये बताता है कि कोई एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होता, ठीक है, जो लॉ द्वारा, अभी क्या कॉन्ट्रैक्ट की हमने क्या डेफिनेशन जानी है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है जो एग्रीमेंट लॉ से इन्फोर्स होता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जो इन्फोर्स नहीं होता है ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं। तो सारे एसेंशियल वही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, बस ये है कि ये लॉ से इन्फोर्स नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, इसके अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक माइनर होगा, ठीक है, एक माइनर होगा, तो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे एसेंशियल जो है कि माइनर होना चाहिए, इंडियन जो एज है 18 साल की वो कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी हमारा जो है वो वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड एग्रीमेंट जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतनी सारी कंडीशंस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाता है। नंबर 1 पे कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑन लॉ, सेक्शन 24 जब हम देखते हैं तो सेक्शन 24 में अगर कोई कंसिडरेशन या ऐसे एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी या दोनों अगर अनलॉफुल है, अनलॉफुल का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू पब्लिक पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू लॉ, और वो लॉ कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई लॉ हो, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे सीआरपीसी हो, कोई भी, अगर उसके हिसाब से लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है तो वो अनलॉफुल होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन एक ही शर्त में, एक ही कंडीशन में होते हैं और उनको अलग नहीं किया जा सकता। जब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता तो ऐसी दशा में पूरा का पूरा एग्रीमेंट हमारा वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर उसके किसी पार्ट को हम उससे सेपरेट कर सकते हैं तो सेपरेशन की कंडीशन में जितना पार्ट लॉफुल होगा वो पार्ट हम इन्फोर्सेबल करा सकते हैं, इसलिए वो सामान्य होगा और बाकी की चीजें जो होगी वो वॉइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। दूसरा पार्ट हमारा जो है वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अभी मैंने आप लोग को ये बताया, पढ़ाया है कि बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता, ठीक। अब कंसिडरेशन की कीमत क्या है ये कंडीशन क्लियर नहीं है, बस इतना है कि लॉ की नजर में, कानून की दृष्टि में कुछ ना कुछ उसका मूल्य जरूर होना चाहिए। तो अगर कुछ भी मूल्य है, मेरी अपनी घड़ी है 10,000 रुपए की है, मैं उसे किसी को 1 रुपए में भी बेच दूं तो ये लॉ द्वारा कंसीडर किया जाएगा और ऐसा कंसीडरेशन जो होगा वो वैल्यूएबल होगा। लेकिन सेक्शन 25 में ही हमारे पास 3 एक्सेप्शन आ जाते हैं, 3 अपवाद आ जाते हैं, और ये तीनों अपवाद ये बताते हैं कि बिना कंसीडरेशन के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, लेकिन इन 3 दशाओं में ऐसा नहीं होता। कौन कौन सी हैं? अगर हमारा एग्रीमेंट रिटन और रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर वो लिखित में है और उसका हमने रजिस्ट्रेशन कराया है तो हमारा ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वॉइड नहीं होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो है प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर डन वर्क, जो हमने काम पहले कर दिया है, भविष्य में उसका हमें प्रतिफल मिलना है। हमने काम पहले कर दिया था, 1 दिन 2 दिन पहले, 4 महीने पहले, अगर वो काम हमने कर दिया है और करने के बाद उस काम के लिए हमें प्रतिफल मिलने का वादा किया गया है, प्रॉमिस किया गया है, तो ऐसा प्रॉमिस जो होगा वो उस कंसीडरेशन के रूप में होगा। वो जो प्रॉमिस होगा वो हमारा कंसीडरेशन उसी समय होगा और बाद में उसका कंपनसेशन हमें मिलेगा। और तीसरी कंडीशन जो है वो है
प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेब्ट, अगर कोई काल बाधित ऋण यानी परसीमा अधिनियम में अगर किसी ऋण के लिए, किसी डेब्ट के लिए हम टाइम बार्ड हो गए, तो टाइम बार्ड होने के बाद वो लोन तो है हमारा, वो ऋण तो है, लेकिन अब उसको हम इन्फोर्सेबल तरीके से हम फॉलो नहीं करा सकते। लेकिन अगर उसी टाइम बार्ड डेब्ट में प्रॉमिस कर दिया गया है, वादा कर दिया गया कि नहीं भाई आपका पैसा जो अब टाइम बार्ड हो गया है, लेकिन आज की डेट में हम उसे आपको दे देंगे, तो ऐसा प्रॉमिस होने पर बिना कंसिडरेशन के भी हमारा एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। ठीक है, हमारा सेक्शन 26 टू द स्टेट ऑफ मैरिज, अगर कोई भी ऐसा करार, कोई भी ऐसी बात की जाती है जो एग्रीमेंट के फेज में है और वो विवाह के अवरोध में है, तो ऐसे करार जो हैं वो वॉइड एग्रीमेंट होंगे, उन्हें विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। हमारा सेक्शन 27 28 सेक्शन 27 टू रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। देखिए धारा 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की ये बताती है कि कोई भी व्यवसाय करने के लिए हम किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, और अगर प्रतिबंधित करने के लिए कोई ऐसा करार होता है तो ऐसा करार जो होगा वो शून्य होगा, वॉइड होगा। इसमें भी एक दो अपवाद आते हैं, जैसे कि एक अपवाद जो होता है वो होता है गुडविल। जब हम अपनी साख समझते हैं ना, गुडविल का मतलब मान लीजिए कि हम अलीगढ़ के इस क्षेत्र में हम बहुत अच्छी शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाते हैं। अब हमारे पास उस घी को तरीके से उसकी मिठाई बनाने का एक विशेष प्रोसेस है, एक तरीका है। अब हमने उसी प्रोसेस, उसी तरीके को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया, तो हमने क्या किया, हमने अपनी गुडविल को, अपने प्रोसेस को दूसरे को बेच दिया। तो अब बेचने के बाद, सोल्ड आउट करने के बाद हमने कोई प्रतिफल तो प्राप्त कर लिया, कंसिडरेशन ले लिया। अब उस काम को हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, या जो एग्रीमेंट की शर्तें हैं उस शर्तों के हिसाब से हम नहीं कर सकते। हम यहां ये नहीं कर सकते कि सेक्शन जो है वो 26 में ट्रेड करने के लिए हमें प्रोविजन दिया गया है, राइट दिया गया, नहीं, क्योंकि हमने गुडविल को सोल्ड आउट कर दिया। ठीक, इसी तरह का एक अपवाद और मिलता है, वो अपवाद मिलता है पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट में जब एक फर्म को बनाया जाता है, जिसमें कुछ पार्टनर मिलकर उस फर्म को बनाते हैं, तो वहां पर भी जो पार्टनर हैं, उन सारे पार्टनर्स के बीच में कुछ नियम, कुछ शर्तें आपस में तय होती हैं कि वो उसी तरह का कोई व्यवसाय फर्म के अलावा कहीं और नहीं करेंगे। तो वहां पार्टनरशिप एक्ट में इसका एक्सेप्शन है, तो वहां पर हम सेक्शन 27 की बात को फॉलो नहीं करा सकते। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति को कोई भी ट्रेड करने का राइट होता है, हम उसे कर्टेल नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते किसी एग्रीमेंट से। और अगर ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। नेक्स्ट, टू द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। सेक्शन 28 में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी लीगल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए, उस पे किसी तरह का व्यवधान डालने के लिए करार होता है, ऐसे करार जो होंगे वो वॉइड होंगे। हम अगर आपसे ये कहते हैं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, जो मैंने चोरी की थी उस चोरी का मुकदमा आप दर्ज ना कराइए, तो ऐसा एग्रीमेंट जो 10,000 देने का है, ये क्या है, ये हमारे लीगल प्रोसीडिंग को रोक रहा है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो लीगल प्रोसीडिंग को रोक रहे हो वो सभी क्या होंगे, वॉइड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी, सेक्शन 29। सेक्शन 29 जो है वो बताता है कि अगर कोई ऐसा करार है जो अनिश्चित है, जिसकी चीजें अभी साफ नहीं है, तो साफ ना होने की दशा में
वो करार जो होगा वो वॉइड होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 1 कुंटल या 1 ड्रम तेल दे दीजिए, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 1 ड्रम तेल दे दीजिए। अब आपसे मैंने स्पेसिफाई तो किया नहीं है ना कि सरसों का तेल चाहिए, कि तिल का तेल चाहिए, या पेट्रोल चाहिए, या मिट्टी का तेल, या मोबिल ऑयल, ठीक है। जब तक ये स्पेसिफाई नहीं होगा, अब पता चला कि मैंने आपसे दिमाग में सरसों के तेल की बात की, लेकिन आपने उठा के मुझे मोबिल ऑयल 1 ड्रम दे दिया, तो क्या हुआ, सर्टेनिटी नहीं हो पाई, बात निश्चित नहीं हो पाई, और निश्चित ना होने के कारण सेक्शन 29 में ऐसा करार जो होगा वो अनसर्टेनिटी के कारण वॉइड होगा। फिर अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 30। सेक्शन 30 जो है वो एग्रीमेंट फॉर वे ऑफ वेदर, कहने का मतलब है कि जो करार बाजी करार होते हैं, पद्म करार होते हैं, ऐसे करार जो होंगे वो भी वॉइड होंगे, विधि की नजर में शून्य होंगे। अब बाजी करार का मतलब यहां है, देखिए बाजी करार और समाश्रित संविदाएं, ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि समाश्रित संविदाएं वो होती हैं जो समय पर आधारित होती हैं, उनके घटने या ना घटने पर चीजें डिपेंड होती हैं। लेकिन बाजी करार जो है वो किसी घटना के होने पर किसी को प्राप्त होने वाली चीज है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बाजी करार जो होता है, ठीक है, बाजी करार जो है जैसे घुड़दौड़, घुड़दौड़ क्या है, एक कौशल का खेल है, ठीक है, ये बाजी करार के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक। समाश्रित संविदाएं वो संविदाएं होती हैं जिसमें किसी घटना का होना या ना होना दोनों चीजें होती हैं। जैसे मैंने अपने जीवन बीमा की पॉलिसी कराई, ठीक है, तो हालांकि जीवन बीमा की पॉलिसीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 31 में कवर्ड नहीं होती हैं, लेकिन अगर मैंने आग से अपने खेत को बचाने के लिए मैंने कोई संविदा की, कोई इंश्योरेंस कराया, अब खेत में आग लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। अगर लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कंपनशिएट करेगी, नहीं लगी तो चीजें एज यूजुअल होगी। लेकिन बाजी करार में क्या होता है, बाजी करार में ये होता है कि या तो घटना होगी या नहीं होगी। मैंने आज कहा आपसे कि आज हम आपसे शर्त लगाते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो बारिश नहीं हुई तो हम आपको 100 रुपए दे देंगे, और हो गई तो आप मुझे 100 रुपए दे देंगे। तो होने और ना होने की घटनाएं जो हैं वो कॉन्स्टेंटली बराबर मात्रा पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो इम्पॉसिबल एक्ट, असंभव कार्य। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मेरे लिए तारे तोड़ लाइए तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो अब क्या है, तारे तोड़ पाना ये तो असंभव कार्य है, और असंभव कार्य जो होते हैं उन असंभव कार्यों के लिए जो हमारा एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2G में डिफाइन करता है, इस 2G को जब हम एलिब्रेट करते हैं तो हमारे पास सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26, 27, 28, 29, 30 और सेक्शन 56 इन सारी चीजों को कवर करता है।